बार फिर से आप सभी का स्वागत, बंधन, अभिनंदन। कक्षा 10वीं हिंदी 27 तारीख के पेपर 75 में 75 का जो टारगेट लेके चले हैं, ये हमारा आज पार्ट 3 है। 2 पार्ट इसके और आएंगे। अगर जिस बच्चे को 50 या 60 नंबर चाहिए हिंदी में, 50-60, वो सिर्फ हमारे 4 सेट पढ़ ले बस। हिंदी में उसे 50 या 60 चाहिए, वो बस कुछ ना करे, हमारे 4 सेट पढ़ ले, हो गया, उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमारी बात है भैया 75 पे 75 की भूकाल मचाने की, 75 में 75। तो इसके लिए हमारा तीसरा पार्ट आ चुका है। लगातार हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो बच्चा 75 चाहता है तो वीडियो को पूरा देखेगा, सारे पार्ट देखेगा। और हाँ, 26 तारीख की रात को भूकाल होगा। 26 तारीख की रात को भूकाल होगा। तो सारे बच्चे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, घंटिया के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी से 1K सब्सक्राइबर पूरा करिए, जिससे हम आपके लिए लाइव आ सकें, ठीक है ना। जल्दी से 1K पूरा करिए, ठीक है। मात्र 30 बच्चों की कमी है, 30 बच्चे जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे, 1000 अपने पूरे हो जाएंगे और हम आपकी लाइव लेके वीडियो आएंगे। और 26 तारीख को भोकाल होगा। सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आप रट लेना अच्छे से, ठीक है। नानी ना होते भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कैप्टन कौन था, वह क्या काम करता था? क्वेश्चन है बेटा, हालांकि कैप्टन उसे बोलते हैं जो सेनानी होता है, फौज में जो रहता है। तो देखो क्या था कि सेनानी ना होते भी चश्मे वाले के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। भले वो सेना में शामिल नहीं था, फिर भी उसके मन में देशभक्ति की भावना बेटा कूट कूट के भरी हुई थी। वह उस कस्बे का एक साधारण बूढ़ा, कमजोर शरीर वाला अपाहिज इंसान था, जो जगह जगह घूमकर चश्मे बेचता था। वो कैसा था बेटा? एक बूढ़ा था, कमजोर था और अपाहिज था। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था और वह सुभाष चंद्र की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर आहत था, मतलब उसे दुखी हो जाता था क्योंकि उस मूर्ति में चश्मा नहीं था। तो उसे देखकर क्या होता था? दुखी हो जाता था। इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। मतलब उसका एक देश समर्पण था ना, सुभाष चंद्र बोस को मानता था, इसलिए वो अपने पैसे से भले चश्मा बेचता था, एक चश्मा निकाल कर उनकी मूर्ति पे लगा देता था। उसकी देश के प्रति भावना को देखकर लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान किया। चाहे लोगों ने भले इस चीज को व्यंग में रखा, बट सही नाम था। इन मुद्दे की बात यह है कि कैप्टन जो चश्मे वाला था, वो कैप्टन होते हुए भी उसे सेनानी बोलते थे, कैप्टन बोलते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देश प्रेम की भावना कुकुट के भरी हुई थी। वह एक साधारण से बूढ़ा अपाहिज चश्मा बेचा करता था, कमजोर शरीर का था। फिर भी जब वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे देता था, उसके अंदर बड़ा दुख होता था और वह चश्मा डेली लगा दिया करता था। उसकी इस भावना को, देश प्रेम की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाने लगे थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस का साथी कहकर बुलाते थे। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन आता बेटा आपका कि हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, कुछ भी सुने रहोगे तो कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे, नंबर मिलेगा आपको। हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अतः अब उस कस्बे में सुभाष चंद्र बोस बिना चश्मा वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई न रह गया होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे की ही खड़ी होगी, क्योंकि यह वहाँ किसी वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। हालदार साहब क्यों दुखी बेटा? कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, ये सोचकर क्या हो गए? मायूस हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब उस कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे की रहेगी। वो एक वही तो था जो कि मूर्ति में चश्मा लगाया करता था। इस कारण से हालदार साहब क्या हो गए बेटा? मायूस हो गए, ठीक है ना। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? कि देखो, वैसे जानते हो कि लोग यहाँ फ्री में कोई काम करते नहीं है। अगर उस मूर्ति पर कोई एक व्यक्ति चश्मा लगाता है, ये उम्मीद है
अभी भी लोगों के अंदर देश के प्रति देश प्रेम की भावना है। ठीक है ना। तो क्या करता है बेटा, अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के तैयार हैं। यानी जैसे कैप्टन की मृत्यु हो गई, कौन सी संभाले बेटा, सरकंडे ने। वो चश्मा लगाने लग गया। इससे पता चलता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति भावना नहीं मरी है। अगर एक व्यक्ति ने काम को छोड़ा, अगले ने उस काम को स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ी बात है, सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है। अतः उम्मीद है कि ये बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। अतः देश की भविष्य सुरक्षित है। क्वेश्चन है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो उम्मीद ये जगाता है कि अभी भी देश प्रेम की भावना बनी है लोगों के अंदर, मरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कैप्टन के बाद सरकंडे क्या करता है, मूर्ति चश्मा लगाता था। और यह जो चश्मा था किसी गरीब बच्चे ने ही बनाया होगा। मतलब वो बच्चे आगे चल के देश को संभालेंगे, यानी कि देश सुरक्षित रहेगा। फिर आता है, हालदार साहब चश्मा लगाना वाली इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? है ना। जो हालदार साहब थे उसको किसी ने कहा चश्मा लगाना, इतना भावुक क्यों हो उठे? तो हालदार साहब के लिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी। यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। यह बात उनके मन में आशा जगाती थी कि कस्बे कस्बे में देशभक्ति जीवित है, देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जीवित है। इस खुशी और आशा से भावुक उठे तो उनकी प्रसन्नता आंखों में आंसू बनकर छलक उठी। मतलब सिंपल सा यहाँ बेटा, चूंकि हालदार साहब भी क्या थे, देशभक्त थे। उन्हें इस बात का डर सताता था कि आगे चलकर लोग के अंदर देश प्रेम रह गया नहीं रहेगा। तो वो इसी बात को मन में, जब चश्मा लगाने की बात आई थी, उनके मन में आशा जगती थी कि अभी भी कस्बे के अंदर क्या है, देश प्रेम की भावना बनी हुई है। इस खुशी के मारे वो भावुक उठे थे, यानी ना कहते खुशी के आंसू थे। सत्ता के पान बाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान बाला स्वभाव से बहुत ही रसिया, हंसौड़ और मजाकिया था। मजाक करने वाला था। वह शरीर से मोटा था, मोटा था। उसकी तोंद यानी पेट क्या था, निकला हुआ था। अब 2 नंबर में, ठीक है, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। इतना मोटा था ना, अगर हंसा करता उसका पेट नहीं थिरकने लगता, ऐसे कोई डांस कर रहा हो। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। जो पान खाए ना था ही इधर हंसता था, उसके दांत भी दिखते थे उसके एकदम से काले काले लाल लाल। वह बात बनाने में उस्ताद था, मतलब बात जल्दी बना लेता था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट बना रहता था। वह वैचारिक चिंतन से दूर अपने व्यवसाय में रमा था, मतलब अपने काम से काम वाला व्यक्ति था वो। वह व्यक्तिवादी प्रवृत्ति था, मतलब अपना देखता था, बस मुझे अपने काम से मतलब है। उसके अनुसार देश के लिए त्याग करना पागलपन है। क्या बेटा, पागलपन है। इस सब के बावजूद वो एक संवेदनशील इंसान भी था। तभी तो कैप्टन की मृत्यु की बात कहते समय उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। भले वो रसिक मिजाज का था, उसको अपने व्यवसाय में रमा हुआ था, उसे किसी कोई मतलब नहीं था, देश प्रेम पागलपन समझता था, फिर भी उसके अंदर इंसानियत थी। क्यों थी? क्योंकि जब वो कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु बता, उसकी आंख से आंसू छलक उठे थे। इससे सिद्ध होता है कहीं उसमें दया थी नहीं, रोता का है, दया होती तो। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? तो कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट भरी हुई थी। जो कैप्टन था ना, उसके अंदर देशभक्ति भावना कूट कूट के भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनका सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। जो मूर्तिकार, मोतीलाल था मूर्ति का नाम, उसने जो मूर्ति बनाई उसमें चश्मा नहीं लगाया था। अब चूंकि कैप्टन चश्मे वाले के अंदर देश की भावना खूब थी, वो सबका सम्मान करता था जो देश के लिए काम किए थे। तो जब उसने देखा कि नेताजी को उसमें चश्मा नहीं लगा हुआ है, वो जाकर चश्मा उसमें लगा दिया करता था। उसे भी बिना चश्मे की स्वास्थ्य मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। अतः कैप्टन बार बार मूर्ति क्या करता, चश्मा लोग निकाले जाते थे और फिर आके लगा दिया करता था। इससे पता चलता है उसके अंदर कितनी देश प्रेम की भावना रही है।
कोई एक बार कर सकता है, कोई 2 बार कर सकता है, बट वो बारंबार कर रहा था। यही उसके अंदर वो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। कौन? कैप्टन चश्मे वाला। क्वेश्चन क्या था, कई बार सुन लो कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। तो कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कोट कोट कर भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को सुधार रहा था। ठीक है, उसे भी बिना चश्मे के सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उनकी मूर्ति पर क्या कर दो, चश्मा लगा दिया। 2 कारण थे, एक तो देश से प्रेम करता था और उनके देश प्रेमियों को देश काम के लिए सम्मान करता था, और उसे बिना चश्मे के सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इस कारण से उन्हें लगाता था, है ना। जैसे गांधी जी चश्मा लगाते थे, डंडा लेते थे, तो जब भी मूर्ति में आ जाती है तो चश्मा और डंडा उनके हाथ पे रहता ही रहता है। तो एक अगला क्वेश्चन ठीक ठाक ही है कि नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। एक वाक्य में आ सकता है, 2 नंबर भी आ सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में यह बात खटकी कि नेताजी की जो संगमरमर की मूर्ति बनी है, चश्मा ही नहीं था। क्या नहीं था? चश्मा नहीं था। आपका जो बाल गोविंद भगत वाला पाठ है, एक यहाँ क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, 100% यहाँ क्वेश्चन आना ही आना, फिक्स है क्वेश्चन, यहाँ से तो आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन ये कहता बेटा कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। हालांकि उनका जीवन कैसा बेटा? गृहस्थ, घर में रहते थे, बट लोगों ने क्या बोलते थे? साधु। क्या कारण था ऐसा? पहला चीज है, वे अपना जीवन साहब, याद रखना कि बाल भगत कबीर को साहब बोलते थे, है ना, किसी को बोलते थे कबीर साहब। तो वे अपना जीवन साहब को समर्पित किए थे। किसको दिया बेटा? कबीरदास को दे दिया था, पहली चीज हो गई। दूसरा, वे अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे। वो मानते थे कि जो मुझे जीवन मिला है वो किसकी देन है? भगवान की देन है। भगत जी कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य का पालन करते थे, किसी से भी 2 टूक बात करने में कोई संकोच नहीं करते थे। ये सब पहचान साधु की तो होती है। साधु कोई झूठ नहीं बोलता है, अगर किसी से बात है तो सत्य के पीछे हटता नहीं है, सबसे 2 टूक कर लेता, कोई संकोच नहीं है, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे। साधु वही ना है जो सत्य बोले, अच्छा बुरा ना देखे। और उन्होंने अपना जीवन, कबीर खुद एक साधु थे, ज्ञान मार्ग की शाखा के थे, उन्होंने समाज में ज्ञान दिया। तो पहली चीज क्या बेटा? वो कबीर को अपना साहब मानते थे। दूसरा, वे अपना जीवन भगवान की देन मानते थे, उनको अपने जीवन कोई अहंकार नहीं था, बोलते भगवान की देन है। तीसरा क्या बेटा? वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सब हमेशा सत्य बोलते थे। चौथा, वो किसी से भी बिना संकोच 2 टूक बात कर लेते थे। फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपका है, ये 22 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आ सकता है। क्या? कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बेटा? कि बाल गोविंद की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो भगत की पुत्र वधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। पहले से तो क्या थी बेटा? तो वे संसार में क्या थे? अकेले थे। उनका एक मात्र पुत्र मर चुका था, वे बूढ़े और भक्त हैं, उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, मतलब समाज घर कोई रुचि है नहीं उनको। अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की भी को ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्हें चरणों की छाया अपना दिन बिताना चाहती थी और भोजन और दवा का प्रबंध करना चाहती थी। इस प्रकार भगत का सहारा बनना चाहती थी। आप कैसे रखो बेटा? आप बता देना, सिंपल क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि वे संसार में अकेले थे, उनका एक लौता बेटा तो मर चुका था, और वो उनका जो जीवन था, उन्हें घर संसार से कोई रुचि नहीं थी, न घर से संसार से। वे अपने खाने, जब जो व्यक्ति साधु बन चुका है, घर संसार से कोई मतलब नहीं है, तो खाने पीने ध्यान भी नहीं रखेगा, बीमार हो जाए स्वास्थ्य ध्यान भी नहीं रखेगा,
इसलिए वो सेवा भाव से उनके चरणों पे रहकर अपना सहयोग करना चाहती थी कि मैं भी भगत जी की सेवा करूंगी, है ना, उनकी देखभाल करूंगी, उनकी दवाई प्रबंध करूंगी, इसलिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। बन जाएगा? भूल जाओगे? याद रहेगा ना? चलो, जिस क्वेश्चन लगे कोई डाउट बता देना, ठीक है ना, कि सर समझ में नहीं आया, ऐसे कुछ हो रहा तो बता देना थोड़ा सा। अच्छा, उन गले में दिक्कत है, उतना ज़्यादा बोले, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि समझा ही दें। और ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बेटा कि बाल गुण भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, अपने शब्द में लिखना। हालांकि हर क्वेश्चन बेटा आप उसका बेसिक पढ़ लो, भाई समय कम है, पूरा याद रहेगा नहीं, तो आप मेन पॉइंट पढ़ के अपनी भाषा में भी उत्तर दे सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे आपके, हिंदी नंबर पूरे मिलते। ऐसा कुछ नहीं जो लाइन इसमें लिखी हुई वही तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या मैंने बोला? हाँ, अपना दुख किस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानकर उसका सम्मान किया। देखो, पहला क्या माने बेटा, वो ईश्वर की इच्छा की, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, वो मरा नहीं है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है, ऐसी भगवान की इच्छा थी। उन्होंने उस मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन माना, जो मैंने बता दिया अभी आपको, इसलिए उसे उत्सव की तरह मनाया। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटी की मृत्यु का उत्सव मनाया। सत्य या असत्य, भैया सत्य हो जाएगा, मोस्टली बच्चे असत्य कर देंगे, पढ़े तो नहीं लगेगा, मरने में कौन सा मनाता है, असत्य होगा, सही ना है। तो बेटे की मौत का भी उत्सव मनाया था, किसने? बाल गोविंद भगत ने, ठीक है ना। उसके सिरहाने दीपक जलाकर रखा, फिर वे उसके सामने ही एक आसन पर बैठकर प्रभु भक्ति के गीत गाने लगे। वे खंजड़ी की ताल पर तल्लीन होकर गाते चले गए। उन्होंने विलाप करती हुई पतोह को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। इस प्रकार भगत जी ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। शरीर क्या होता है बट नश्वर होता है, आज है कल नहीं है, आत्मा क्या है? अमर है। तो कुल मिला के क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, तो सिंपल सा है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानकर उसका सम्मान किया और उसके मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन माना। अब जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है तो इस प्रकार से एक उत्सव बन जाता है। तो एक उत्सव की तरह उसको लिया, किसको? अपने बेटे की मृत्यु को, है ना। उन्होंने पुत्र के शव को सफेद वस्त्र क्या किया बेटा? से ढककर फूलों व तुलसी की माला से सजाया। पूछ सकते ना कि भगत जी ने अपने मतलब पुत्र को कैसे तैयार किया? तो सफेद वस्त्र ढका और तुलसी की माला पहना दी और उसके सामने क्या किया? दीप जलाकर रख दिया। फिर वे आसन लगाकर बैठ गए और अपना गीत गाने लगे और खंजड़ी की ताल में तो मगन हो गए। पुत्र वधु को भी बोला कि भैया तुम उत्सव मनाओ, ये क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलन, ना कि मरा मेरा बेटा, वो तो जाकर भगवान से मिल ले गया, है ना। याद रहेगा कि भूल जाओगे? यानी भगत जी ने जो अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानी और उसका सम्मान किया, ठीक है। फिर उन्होंने उस मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन माना और उत्सव मनाया मृत्यु का, ठीक है। उसको सफेद कपड़े पहना दिए और तुलसी की माला, है ना, माला पहना दी भाई। फिर गाना गाने लगे, खंजरी बजाने लगे और उसमें वो डूब गए, तल्लीन हो गए। और जो पुत्र उस वधु रो रहे थे उसको समझाया कि रो नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं, उसका क्या आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ है। यानी बता गए वो भगत जी कि शरीर क्या नश्वर है, आत्मा क्या है? अमर है। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी को अपने शब्दों में लिखिए। देखो, नवाब साहब बड़े आराम के साथ पलथी मार बैठे थे, मतलब पलथी मार बैठ गए आराम से, बड़े आराम से, है ना, पलथी मार के बैठ गए थे। उनके सामने तौलिए पर कुछ ताजे कच्चे खीरे रखे। नवाब साहब पलथी में आराम से बैठे हुए हैं, उनके सामने तौलिए पर कुछ कच्चे खीरे रखे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया, एक टुका हुआ किया, लोटा उठा लिया। उस पानी से खिचड़ी के बाहर करके, खिड़की के बाहर करके
खीरे धोए, है ना, पहले धोया खीरा को बढ़िया से, फिर तौलिए पर रखे, एक खीरे को उठाया, जेब से चाकू निकाला, चाकू से खीरे का सिर काटा, एक सिरे को चाकू से गोदा, ये है ना, फिर इसके बाद उसकी झाग निकली, फिर एक बड़ी कलाकारी और कोमलता से खीरे को छीला, मतलब खर खर करके, मतलब छिलने से बढ़िया छीला, चाकू छीला होगा, तब कड़ू से फांके बनाए, जैसे हम लोग करते हैं ना, खीरा काट फांक बना लेते हैं, टुकड़ा कर लेते हैं, उन्हें एक एक करके बड़े क्रम में सजा कर तौलिए पर रखा और उस पर खीरा, नमक और लाल मिर्च का चूर्ण, बुरका मतलब लगाया। समझ गए ना? वो पलथी मार के बैठ गए, उनके सामने कुछ तौलिए पे खीरे रखे गए कच्चे, वो खीरे एक लोटा निकाले नीचे से और खिड़की के बाद करके उसको खीरे को धुला, फिर चाकू निकाला जेब से, उसे काटा, फिर उसको बाकायदे छीला उसको, है ना, धुला बढ़िया से उसको, और फिर क्या किया, नमक मिर्च बोलता है ना, उसके बाद क्या किया, खाए कि नहीं खाए थे, नहीं खाए थे ना, सूख उसको फेंक दिए थे, काहे। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बेटा है कि एक कहानी यह भी किसने की थी, मन्नू भंडारी ने। लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा, है ना बेटा, यानी मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। क्वेश्चन क्या है कि मन्नू भंडारी के पिता रसोई खाने को भटियार खाना क्यों कहते हैं। भटियार खाना का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कबाड़ की चीज़ें पड़ी रहती हैं, है ना, जो चीज़ किसी काम करे उसको वहाँ फेंक दो, कहते हैं एकदम घर में, उसे अपने गाँव में क्या बोलते हैं उसको यार, स्टोर रूम, मतलब कबाड़ खाने में सब सामान वामान खराब चीज़ें पड़ रहती हैं। देखो, लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि पूरा समय उनका रोटी बनाने, सब्जी बनाने या खाना सीखने में चला जाता है, यानी उनकी प्रतिभा और क्षमता क्या टोटल नष्ट हो जाती है। वे खाना खाने और पकाने तक ही क्या हो जाती हैं, सीमित रह जाती हैं, अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती हैं और ना ही विशिष्ट बन पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा की भट्टी में झुकने वाली जगह होने के कारण ही रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया। सिंपल सा है, उनका मानना था कि जो लड़कियां होती हैं और रसोई के काम लग जाने के कारण अपनी प्रतिभा और क्षमता क्या कर लेती बेटा, नष्ट कर लेती हैं। जो लड़कियां होती हैं रसोई खाने पे जाने के बाद उनकी प्रतिभा और क्षमता क्या कर लेती हैं, नष्ट कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो खाना बनाने और पकाने तक सीमित रह जाती हैं, वे अपने जीवन का उपयोग नहीं कर पाती, अपनी क्षमता का, प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती और ना ही विशिष्ट बन पाती हैं। इस प्रतिभा को भट्टी में झुका जा रहा है, इसलिए कहा गया भटियार खाना कहा गया। समझ गए ना कि अगर बड़ा करना है तो रसोई से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ अपने यहाँ एक छवि बना दी गई ना, लड़कियां रसोई में काम करेंगी, पुरुष बाहर ही काम करेगा। अगर कोई लड़का चला जाए रसोई तो कहे अरे देखो रसोई में घुसा हो। तो मन्नू भंडारी के पिता का मानना था कि लड़कियों को बाहर के काम करने चाहिए, रसोई में जाके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी उम्र आपकी क्या है, सीखने की है, प्रतिभा में काम करने की है। अभी आप रोटी सीख रहे हो तो टाइम बर्बाद हो रही नहीं हो रही है। रोटी सीखने का मतलब ये है कि आप अपना समय ज़्यादा कहाँ दे रहे हो, रसोई घर में, तो वो नहीं करना है। आगे, लेखिका मन्नू भंडारी की विद्युत पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो व्यक्तियों का ज्यादा प्रभाव पड़ा। किसका बेटा, पिता का और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव है। देखो, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा, बनाने में भी और बिगाड़ने में भी योगदान रहा। एक और उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता का भाव पैदा किया, उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया, तो दूसरी ओर लेखिका को देश और समाज पर जागरूक बनाया। एक तरफ तो हीन बना दिया कि महिलाएं कैसी होती हैं, हीन होती है, कमजोर होती हैं, और शक्की क्या बना दिया, शक्की बना दिया, है ना। और दूसरी ओर मतलब विद्रोही बना, विद्रोह करो चीजों का। और दूसरी ओर क्या किया, देश और समाज पर जागरूकता बताया।
और उन्होंने क्या किया, अपनी लड़की को रसोई घर से क्या रखा, दूर रखा, तुम यहाँ काम नहीं करोगे भैया। लेखिका को देश पर जागरूक बनाने में उनके पिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा, मन्नू भंडारी के पिता का योगदान रहा। एक और क्या करे, उसको हिंदी हिंसा सिखाए, सक्की बना दिए और विद्रोही बना दिया। दूसरी ओर देश के प्रति समाज पर जागरूक किया और उनको रसोई घर से दूर रखा, जिससे कि वो अपने ऊपर काम कर पाए। भाई अगर आपको बेहतर करना है, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या चाहिए बेटा, आपको समय चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोबाइल से दूर रहो, इंस्टाग्राम यूट्यूब से दूर रहो। अगर वहां जाओगे बेटा, आप 2-2 घंटे खा जाओगे अपने रील्स देख के। भाई अभी आप उम्र क्या है अध्ययन करने का, खुद पे काम करने का, आप इसके लिए उम्र पड़ी है ना भाई। अभी आप रील्स देख रहे हो, कुछ ऐसा कर जाओ ना कि आप रील्स बने, लोग आपको देखें, उससे बेहतर क्या हो। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। तो अभी सबको अपने ऊपर काम की जरूरत है। आप जितना रील्स तो आप खेलिए, मैं थोड़ी कहता हूँ आप पढ़िए 24 घंटे, नहीं, रील्स की बजाय आप खेला कूदा करिए, कोई नहीं तो रस्सी कूदिए या कोई खेल खेलिए, खेलने पोस्ट करिए बेटा। और ये चीज़ें अच्छा रहेगा कि हमें कहना ना पड़े कि बेटा मोबाइल मत चलाओ। आपके अंदर इतनी मतलब क्षमता पैदा हो जाए कि आप चीज़ों को अवॉइड करना सीख जाएं। तो बेटा अभी आप 10वीं में हो, आगे चल के आप बेहतर बन पाओगे। अन्यथा अगर आप टेक्नोलॉजी शिकार हो गए तो बस रील्स खिसकाते रहना हो गए। और ये ऐसा पागलपन है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक सब यही कर रहे हैं, है ना। बूढ़ा भी खिसका रहा 300 महीने का दे रहा, खिसका रहा, और आपका समय भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे, और आपका भविष्य भी तपर जाएगा। इसलिए मोबाइल से दूरी रहना। और अभी पढ़ाई, अभी तो एक महीने दूरी रहो भाई। हालांकि इसके बाद भी कौन सा उसमें अमृत है भाई, मत देखा करो मोबाइल, इंस्टा मत चलाया करो ज़्यादा। अगर मोबाइल देखो तो काम की चीज़ें, जैसे पढ़ाई हो गई चीज़ें, ये देखा करो, तो मन फिर उसमें नहीं लगती, अरे कौन देखे यार, समझे ना। मन तो इंस्टाग्राम के रील में लगता है, जो वायरल सॉन्ग आते हैं ट्रेंडिंग सॉन्ग, उसमें मन लगता है ना। प्राध्यापिका देख, पिता का तो समझ में आ गया ना बेटा, कि वो क्या किए थे, उसको सक्की बना दिए, हीनता का भाव पैदा कर दिए, विद्रोही बना दिया। दूसरी ओर समाज और देश को जागरूक बना दिया, और रसोई घर से दूर रख के उनके व्यक्तित्व में निखार लाया, एक अलग पहचान उनको दे दी। अगर क्वेश्चन पूछे कि लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाना किसका उद्यम था, उनके पिता का था। दूसरा अध्यापक क्या था बेटा, हिंदी की तफसीला अग्रवाल ने लेखिका को कुछ भी पढ़ने के बजाय चुनकर पढ़ने की सीख दी। मतलब आप सब कुछ मत पढ़िए, चुनकर चीज़ों को पढ़िए भाई। यूट्यूब पे देखो बहुत सारी चीज़ें, अपने काम चीज ढूंढो और उसको देखो पढ़ो। बल्कि उन्होंने साहित्य की ओर प्रभावी रूप से उन्मुख भी किया। क्रियाशील क्रांतिकारी आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापक का बहुत बड़ा योगदान था। किसका? शीला अग्रवाल का था। मन्नू भंडारी की प्राध्यापिका का नाम क्या था? शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल कौन थी? ठीक है ना, आप समझ गए? समझे? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? 23 वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, 25 में आ सकता है, 22 वाला 24 में आता है। देखो, शहनाई की दुनिया में डुमराव, डुमराव क्यों प्रसिद्ध है बेटा? हाँ, देखिए, डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक, भारत रत्न संगीत रसिकों के हृदय और संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। पहला तो आप बता देना, इतना याद रहे, डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक है ना, बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। इतना भी तो भैया चल जाएगा। भारत रत्न याद रहे ना रहे, इतना लिख देना कि डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। यह सोन नदी के किनारे वह नरकट घास मिलती है जिसका उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। दो चीजें हैं, एक तो प्रसिद्ध शहनाई वादक भी यहीं से पैदा हुआ, और दूसरा जो नरकट घास जिसका प्रयोग शहनाई के वाद्य यंत्र में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, वो भी यहीं मिल रही है। समान भी है और वो वाला भी है, तो दोनों पूरक हो गए ना, इसलिए प्रसिद्ध है। नहीं समझे बात को? पहला तो भैया प्रसिद्ध संगीत वादक
बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि रही है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि डुमराव। दूसरा क्या है कि जो शहनाई बनाई जाती है, जो नरकट घास होती है, वो डुमराव में ही नदी किनारे पाई जाती है। आता है शहनाई की दुनिया में शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। भाई वो लेने वहीं जाओगे ना, अब वहाँ बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि भी वही है, इसलिए। चलिए, फिर बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? ध्यान से इसको समझना बेटा, सुनना ध्यान से। देखिए, शहनाई ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। शहनाई का बेटा एक वाद्य यंत्र है, जिसे कब बजाते हैं शहनाई को? मांगलिक अवसरों पर या शुभ कार्यों पर बजाते हैं। और ये परंपरा काफी पुरानी रही है, आदि है मतलब पुरानी परंपरा रही बजाने की शहनाई उनाई, तो शुभ काम बजाओ भैया। इस शहनाई बजाने की परंपरा में बिस्मिल्लाह खां अपने सुर के कारण अब तक के इतिहास में सर्वोपरि संगीतक रहे। इतना शुद्ध वो सुर था, अभी तक ऐसा कोई बजा नहीं पाया। उन्होंने समान मांगलिक कार्यों से लेकर अनेक सुगीत मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई है, इसलिए उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। एक सामान्य मांगलिक कार्यक्रम से लेकर विशेष मांगलिक कार्यक्रम, और शहनाई हमेशा शुभ कार्य बजती है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? मंगल ध्वनि का नायक कहा गया। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो, लेखक भदंत आनंद की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृत की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? देखो क्यों नहीं बना, क्योंकि हम दोनों बातों को एक ही समझते हैं। हमें लगता है कि सभ्यता और संस्कृत एक ही चीज है, या एक दूसरे से मिलके बने हुए हैं, है ना। हमें क्या लगता है कि सभ्यता और संस्कृत एक ही हैं, या फिर एक दूसरे से मिलके बने हुए हैं। इन दोनों शब्द के अनेक विशेषण लगा देने से इनका अर्थ और अस्पष्ट हो जाता है। इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे शब्द लगा देते हैं। तो देखो, जिस चीज़ में आप बहुत सारे विशेषण लाओगे ना, वो चीज़ थोड़ा सा दब सी जाती है। एक विशेषण का प्रयोग करिए तो ज़्यादा निखर के आती है। ज़्यादा मेकअप करके क्या होता जाता है, आदमी को बस शुरू कर देता है। ज़्यादा मेकअप क्या करता है फिर, है ना। सुंदर से लड़की रही, चुपर चुपर के उसने खराब कर दी। ये लड़का रहा तो नहीं कहूँ कि मतलब ज़्यादा छुपा दिया, फिर पाउडर ज़्यादा दिखाई देता है, व्यक्ति कम दिखता है। ऐसा लगता है ना पुतला खा कर दिया हमने लाके। 2.5 फीट फिर मेकअप हो जाता, फिर हवा चल से उड़ जाता है। अरे आओ, तो भैया देखो, यह जानना जरूरी है कि क्या यह एक चीज़ है अथवा दो चीज़ें हैं, और यदि दो हैं तो दोनों में अंतर क्या है, तब सही बात समझ में आएगी। यानी सिंपल सा बेटा कि सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि क्या यह एक चीज़ है या फिर अलग चीज़ें हैं। ये दोनों में अंतर है तो क्या है। जब आप ये समझ जाओगे तब सभ्यता और संस्कृति को समझ पाओगे। लेकिन जो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटा है कि आग की खोज, ये साथ में छमाही भी आता, प्रिवोट भी आता नहीं। आग की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है। भाई आग जहर काम में, खाना बनाने की, सब में खाना ही ना, पेट भरना है तो खाना तो बनाना पड़ेगा। खाने के लिए या फैक्ट्रियों में, मतलब आग के बिना कोई काम नहीं होता है, बिना हीट कोई काम ही ना होगा। तो आग की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता पूर्ति करता है। इसने सभ्यता को नई दिशा दी है। देखो, जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसके पहले गुरुदेव आते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं ना, स्कूल में भी होता है। कहीं कोई पूजा पाठ कुछ भी होगा, कोई उद्घाटन करना है, सबसे पहले क्या दीप जलाते हैं भाई, क्या करते हैं, दीप जलाते हैं, पहले आग जलाते हैं, मतलब एनर्जी। फिर इसके बाद आता है, और खेलों में मसाल जलाई जाती है। अब तो निकलते हैं धड़ाम वो निकलते हैं, जब खेल चालू होता है पटाखा टाइप फूटता है। वो आजकल डिजिटल हो गया ना जमाना, लेकिन पहले क्या होता बेटा, जब ओलंपिक होते थे, खेल होते थे, तो मसाल जलाते थे, बिल्डिंग बहती थी और
सोचो कितना प्रैक्टिस करते रहे होंगे। इस घर से वहाँ मारना मसाल को तीर से मारते थे और वहीं जाके वो गिरा करती थी। इतने सेहनत सोच लो। जब ओलंपिक है ना, ओलंपिक ना, ओलंपिक अब आज भी ओलंपिक वही परंपरा है। चलो तो और आग की खोज के पीछे पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही होगी। जब भूख लगी होगी, आग की क्या गई खोज की गई है ना। आग से चूल्हा जलाकर पेट की ज्वाला को शांत किया गया। प्रकाश गर्मी पाने की प्रेरणा भी मिली होगी। खाना पकाकर खाने स्वाद और स्वाद दोनों मिला। अतः आग की खोज मानव जीवन की एक महान खोज है। सबसे पहले कहें अगर तो आग की खोज क्या थी? मनुष्य की सबसे बड़ी सत्ता की पूर्ति थी। किसी भी शुभ कार्य के पहले आग जलाकर प्रज्वलन दीप प्रज्वलन किया जाता है, दिया जला के, या फिर खेल में भी मसाल जलाते हैं। और मनुष्य की जो पेट की भूख रही है वो आग की खोज सबसे बड़ा कारण बनी। और दूसरी चीज का ही प्रकाश भी आग की खोज जलाने के लिए दिखे और गर्मी ठंडी में गर्मी के लिए प्राप्त की गई। और क्या हुआ कि जब खाना पकाया, खाने का स्वाद भी मिला और स्वास्थ्य भी बना। ठीक है, अगला आता है बेटा आपका वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एडजेक्टिव आ जाता है या फिर क्वेश्चन ही आपको बन जाता है। अपनी बुद्धि और विवेक से जो व्यक्ति समाज को किसी नए तत्व से अवगत कराता है, अपने बुद्धि और विवेक से जो व्यक्ति समाज को किसी नए तत्व से अवगत कराता है और अनुसंधान करता है, वह व्यक्ति वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। ठीक है ना। अपनी बुद्धि और विवेक से व्यक्ति समाज के किसी तत्व से अवगत कराता है। जैसे न्यूटन ने क्या किया, नियम दिया भाई, बुद्धि दिया ना। किसी ने गाड़ी बनाई होगी, किसी ने गैस बना दी, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने बल्ब बनाया, किसी ने मोबाइल बना दिया, किसी ने हेलीकॉप्टर बना दिया, किसी ने कपड़े बनाए होंगे, कोई सुधार बनाया होगा। तो जब अपनी बुद्धि और विवेक से जो व्यक्ति समाज को किसी नए तथ्य से अवगत कराता है और अनुसंधान करता है, उसे ही वास्तव में क्या कहा जाता है? संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति नए नए आविष्कार करता है। जैसे न्यूटन ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण दिया। वह न्यूटन क्या थे? संस्कृत मानव रहे हैं। आदि मानव नहीं रहे लाला, न्यूटन कहाँ रहे? संस्कृत मानव रहे हैं। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? देखो क्या था कि पहले कपड़े का उद्देश्य हमें तन ढकना था। पहले मनुष्य था तो आदि मानव रहा, फिर आदि मानव तो बुद्धि आई। जब बुद्धि आई तो उसके अंदर ये चीजें आई कि हमें अपना तन ढकना चाहिए। और तन ढकना तो बुद्धि छोड़, जब ठंडी लगी रहती होगी, वो ठंड लगती रही होगी, तो ठंड से बचने के लिए गर्मी प्राप्त करने क्या किया बेटा? या तो पहले पत्ते में छिप जाते रहे। जैसे आज देखते हो ना कि पत्ते पे या कुत्तों पे देखते हो भूसों से घुस जाता भाई गर्मी पाने के लिए। तो चूंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है तो कपड़े सिलकर अपने तन को ढककर स्वयं को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। भाई कुछ मेरे उसको सिल के हम तन ढक लेंगे, गर्मी से ठंडी से बचेंगे। इससे पूर्व मनुष्य जैसे तत्व वृक्ष की छाल या पत्तों से तन को ढकता था। पहले बेटा पत्ते या वृक्ष की छाल। अब पत्ते कैसे, जैसे तुम देखोगे ना वो बनाते, पतरी बनाते थे ना, तो कांटों को छेद के तो ऐसे पे मनुष्य था, वृक्ष की छालों से छाल लपेट लेते थे, जैसे केला का पत्ता होगा इस टाइप के। या फिर हाँ तो पहले ऐसा ही था यार। अब तुम्हें बुद्धि है, तुम कपड़े पहनते हो, पहले ऐसे थोड़ी पहले दे रहा होगा, पहले देखते ऐसे नहीं था जब खोज नहीं होती तो किंतु उसमें शरीर की रक्षा ठीक से नहीं हो पाती थी। कौन से रक्षा कहाँ से हो पाएगी? फिर आता उन्होंने सुई धागे खोज कर ली, उसके बाद बहुत सी तकनीक लग गई, मतलब सुई धागे खोज बहुत तकनीक लग गई उस में ना। शरीर की रक्षा और उसे सजाने की प्रवृत्ति ने संतुष्ट करने के लिए आज भी लोग इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। एक तो रक्षा होती है, आजकल तो फैशन बन गया है, तो नए नए कपड़े, नई नई चीजें आ रही हैं कपड़े उपड़े। आज देखते हो ना आजकल, अभी तो ठीक ठाक है, बीच में फटा वाला आ गया था सिस्टम, फटा जीन्स, पता नहीं चलता था। टी शर्ट में 55 कलर थे। गरीबी में फाड़े है कि रियल में गरीब मतलब अमीरा है, सौ का है, पता नहीं चलता है। आज नहीं था, किसी को कह देना भैया तो टी शर्ट फटी
सोचना पड़ता ना यार कि गरीबी फटी है कि फैशन ना हो। गांठी से पूरा जींस फटा रही, गांठी दिखा तो रही, 15 ठगई लात रही। पहले गरीबन के कपड़ों में ठगई लात रही भाई, मजबूरी भाई। आज भी ठगई लोग 5-5 रुपये देते भाई, स्टाइलिश जींस है भाई, है ना। हाँ ऐसे यार। चल आगे। फिर मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, स्पष्ट कीजिए। तो मानव संस्कृति एक है, लेकिन कई बार इसे धर्म संप्रदाय और आधार के नाम पर बांटने की चेष्टाएं की गई। मानव संस्कृति एक ही है, लेकिन धर्म के आधार पर कई बार इसे बांटने का चेष्टा की गई। हिंदू अलग हो जाएं, मुस्लिम अलग हो जाएं, इसमें भी आ गया कोल ओल सब अलग हो जाएं, ठाकुर बावन अलग हो जाएं, हरिजन ओबीसी वाले अलग हो जाएं। यानी कि व्यक्ति को टोड़ा ही टोड़ा जा रहा। हम सब तो मानो ही है ना, 2 आँख 1 नाक, 2 हाथ 2 पैर कान, सब वही दिया है। अब इसमें बावन ठाकुर लाला बनिया कोल चमार क्या है भैया इसमें यार? कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे 2 आँखें यहाँ आपके भी हैं, तो हम पहले मानव बने। मैं यही पहले आप क्या बनिए? मानव बनिए भाई, फिर आप। लेकिन कई बार प्रयास किया जाता है। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगों को फैलाकर हिंदू और सिख को बांटने को सीखी। अब 2 सिखों ने इंदिरा गांधी को मार दिया, तो क्या भैया उसमें किसी गलती बताओ यार? अगर कहते हैं किसी पटेल ने किसी लोहार को मार दिया, तो उसकी गलती न थी कि पूरे पटेल समुदाय गलती रही है। या किसी लोहार ने किसी पटेल को, किसी बड़े ने किसी काछी को, किसी बावन किसी ठाकुर को मार दिया, तो क्या पूरा ठाकुर समाज गलत है या बावन समाज? नहीं भाई। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको पार्टिकुलर उस समाज पे ले जाते हैं, है? कि ठाकुर समाज में ऐसा करता है। अरे भैया ठाकुर समाज थोड़ी किया ना, या ब्राह्मण ने या पटेल ने या लोहार ने किसी जाति ने ऐसा थोड़ी ना किया है, या हिंदू ने मुसलमान ने सिख ने साइड थोड़ी ना है भाई। 2 लोगों ने मारा है, तो इसमें आम जनता क्या गलती? क्या बोले जग मारो तुम, है? नहीं कहते ना भाई। तो इस नाम पे भी दंगा कराया गया, जिससे कि दंगा बढ़ेगा तो मुस्लिम और सिख के बीच क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगी, तो बंटवारा हो जाएगा। फिर गोधरा में हिंदू मुस्लिम दंगों में बीच कहानी बनी, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति बनी हुई है, इसको तोड़ा नहीं जा सका है। सभ्यता हाँ क्या हुआ? ऐसे कहा दिख रहे हो? हम कुछ गलत बोल दिएगा। चलो आगे। संस्कृत मानव और सभ्यता, सभ्य मानव में क्या अंतर होता है? अपने ज्ञान और विवेक से किसी नए तत्व का दर्शन कराने वाले व्यक्ति संस्कृत मानव कहलाते हैं, जबकि है ना। देखो संस्कृत मानव क्या है? अपने ज्ञान और विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन करने वाला संस्कृत मानव कहलाता है। और जो आविष्कार हुए हैं ये जो तथ्य हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करना और उसका प्रयोग करना सभ्य मानव कहलाता है। यानी जो हम आधुनिकता प्रयोग करते सभ्य मानव है, और जिसने उन चीजों को बनाया वो कौन रहा होगा? संस्कृति से सुई धागा बनाने वाला संस्कृत मानव बना, या गुरुत्वाकर्षण वाला संस्कृत मानव बना। लेकिन अगर हम उस नियम का पालन तो हम सभ्य मानव कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता बेटा, शांत रहो। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? देखो जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ जिस रुचि से खेलता है उस रुचि के साथ बड़ों के साथ नहीं खेल पाता। बच्चा भाई बच्चा को पसंद करेगा भाई। अब आप खेलोगे तो अपने साथ खेलोगे, नहीं खेलोगे तो अब जब भोलानाथ भी अपने साथियों के खेलते देखता है उसे अधिक आनंद मिलता है। वह साथियों को हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता है और उसी मगन होकर वह सिसकना भी भूल जाता है। यानी पहले रो रहा होता है, लेकिन जैसे ही अपने साथियों को देखता है तो खेल रहे हैं उस हल्ला खेल में मगन हो जाता है। और जब वो इतना मगन हो गया उस खेल में तो रो रहा तो उसको ये भी पता नहीं चला। ऐसे मान लो हम किसी को 2 मुक्का मारे या 2 बोता मारे, रोने लगा। अब इसको दे भेज लो समोसा, लो फूल की रसगुल्ला, तो फिर लाओ सर जी मार लेना, कोई बात नहीं है ना। देखो ऐसे ही छोटा बच्चा होता है,
वो अपने साथियों के साथ खेलने से खुशी मिलती है। भोलानाथ रो रहा था, लेकिन जैसे उसने अपने साथियों को देखा तो उसके साथ भी खेलने चला गया, क्योंकि उसको खेलने में मजा मिलता है। वो हल्ला इधर उधर में वो सब भूल गए, वो रो भी रहा था। इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन कभी कई बार दे देता बेटा कि भोलानाथ और साथियों के खेल और खेलने सामग्री आपके खेलने सामग्री से भिन्न है। बताओ जरा हमको इसको। देखो, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेल सामग्री, देखो भोलानाथ और उसके साथी यूं खेल के रूप में क्या था, सामूहिक रूप से मिलकर खेला करते थे, सब लोग इकट्ठा वो खेलते थे। उनके खेलने की सामग्री अधिकतर मिट्टी खिलौने, लकड़ी, मिट्टी के घड़े टुकड़े, धूल, पानी, पत्ते और कागज आदि होते थे। एक तो पहला क्या हो बेटा कि सब मिलके खेला करते थे पहले जमाने पे, सब इकट्ठा हो जाते, पूरे मोहल्ला वाले इकट्ठा हो जाए, लगाए छीछन उछन बढ़िया दूर लगाए, पहुंच जाए, पटहा पैंट पहने को बस वन रहा है, ऐसे पहुंच जाते रहे पहले, नंग धड़ंग पहुंच जाओगे, चलो खेल पहले ऐसे ही था। अब तुम लोग 40 हो गए हो, हम लोग जमाने में आई तो ना ऐसे छीछन लगाए बढ़िया बतरा। तो जो उस टाइम खेल होते थे ना, वही धूल मिट्टी पानी, कुछ लोग गड्ढे में पानी भरा हुआ यह खेलो था, दूर एक बटोर बड़ो दूध बटोर वो पहाड़ बना दे, या खेलो या करे। बरसाते में लाला जहाँ माटी रहे आदि बंटी बनावे ला करे, गाय बैल बनाते थे उसी से, पीट पीट की माटी से, एक खेल होते थे यार। अब आजकल देखो प्लास्टिक की वस्तु गेंद दूध आ जाती हैं, उसमें खिलौने आ जाते हैं, है ना। वो आजकल चाइना में रहता है, चल छैया छैया नहीं आते, गाना मोबाइल आता है, उससे बच्चे खेलते हैं आजकल। और आज के बच्चे इसलिए प्राइवेसी ढूंढते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं आज के बच्चे। हम लोग ग्रुप में रहते थे, आज बच्चा अकेलापन ढूंढता है। तो ये अंतर आ गया पहले खेल में और आज से। आज के खेल में आकर्षक वस्तुएं, प्लास्टिक वस्तुएं रहती है, गेंद फुटबॉल सब रहता है। आप समझ गए ना, पहले धूल मिट्टी से खेला करते थे, ऐसे ही पानी खिलौना लकड़ी उड़ी सब ऐसे डंडा कुछ खेल लेते थे। पहले कुछ थोड़ी ना, जो भी था कुछ ना मिले ना छू लेके गिर रहा, हाँ तो लुका देते नहीं, गिर रहा जो आता नहीं। हाँ, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को, ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना, बता देना। देखो, तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, एक तो जैसे उन बच्चों के ना जब उन्हें प्रेम आता है ना, तो माता के पास जाकर बैठ जाते हैं, उनकी गोदी बैठ जाएंगे, उनसे थोड़ा सा मस्ती मजाक करेंगे, मतलब उनके पास चले जाते हैं बच्चे। उनकी सिखाई बातों से रुचि लेकर उनके साथ खेलकर, उन्हें चूमकर या गोद या कंधे पे बैठकर पढ़ करते हैं, ठीक है ना। जब छोटे बच्चे नहीं रहता है, फिर गलुआ माँ चूमी पिनाए माँ मूड़े माँ एकदम, है ना, लपटी को माता पिता से, छोटे छोटे बच्चे। हम लोग टाइम तो ऐसा नहीं था, एकदम दूर बैठे। इतना प्रेम मतलब ये था कि जब लगे कि हमें पापा पसंद है, जताना है, तो अच्छे से रहते थे, अपनी किताब का भी खोल लेते थे, एकदम शालीनता से रहते थे, बड़े कर रहते थे, ये भी जताते हम लोग, कहीं बात ही नहीं कर पाए कभी, मतलब आज भी उतना नहीं बनता, कहीं नहीं कर पाया था। अब आज के बच्चे गोदी बैठ जाते हैं, हो जाता है। ऐसे हमको हमारे पापा नहलाने जाते, मुझे याद है बचपन में, अब वो नहलाने ले जाएं कुएं पे, विजय के घर के पास, वहाँ पे पानी भरते थे। अब आँख में साबुन लग रहा है नहीं लग रहा है मान, अब जानते पापा लोग कैसे नहलाते हैं मान, अब हम कुछ बोल नहीं सकते, मम्मी तो नहीं नहाएंगे, कुछ नहीं है, पापा कहे नहाने चलना, तो भाई चलो, इतना तो ये बोल पाते थे, नहा चले गए। अब ना तो ना कर पाए ना तो हाँ कर पाए यार, अजीब बिना वो पीछे पीछे चले जाऊँ, लगा के लाइव बॉस आऊँ, लाइव बॉस बनाती थी। अब माँ आँखें पड़े, आँखें बंद करे, हाँ आँखें बंद रहे चाहे, अब माँ घर रहे ऐसे पड़ मुँह तेल कंगी नहीं होता, गलुआ पड़ गया, हम लोग ऐसे बैठे चुपचाप। हाँ, तो वो था। अब आज के बच्चे ना बेटा गोद पे इधर उधर खेल कर अपने प्रेम को व्यक्त कर लेते हैं, या तो फिर जैसे पापा ने कर जल्दी उठना तो जल्दी उठ जाते थे। उनकी मोस्टली पहले के बच्चे उनकी बात मानकर प्रेम को जता देते थे कि पापा ने एक काम कहा है तो कर देंगे, ऐसे। अब आज के बच्चे क्या बेटा, गोद पे आके खेल के लड़ झड़ के ऐसे प्रेम जताते हैं आज के बच्चे, ठीक है ना। ये अंतर था पहले और आज पे। तो गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। आप जानते हो गंतोक का थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे जो रास्ते होते हैं ना थोड़ा सा ऊपर मतलब पहाड़ चढ़ना। अब जैसे हम लोग एक दिन मैहर चढ़ते, मैहर, अरे रे 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 मैहर गए थे भैया,
3 दिन पैदल करता नहीं करता, बताओ। अच्छा, बड़ी लंबी चोटी भैया आया है, ऊपर वहां चढ़ जाना, ठीक है। तो देखो गंतोक एक, अभी देखो भाई तुम बचपन तुम कुछ भी कर लोगे, भी बचपन है, हम लोग दौड़ते चढ़ते हैं यार बचपन पे, लेकिन अभी आप खेलते कूदते हो ना, इसलिए है। जब आप खेलना कूदना बंद कर दो, चलना फिरना, फिर चढ़ के दिखाया, फिर बताओ, फिर हम तुम भी 4 बार बताया, तुम बचपन है ना बेटा, 10वीं पढ़ रहे हो यार, तुम 100 बार क्या दिक्कत है। अबे तुम्हारा बचपन है, हम लोग सुबह शाम तो खेलते, 10वीं उसमें खेलते थे, लेकिन अब जो कहोगे भाई जब से पढ़ाने लगा कुछ काम नहीं करता हूँ, तो अलग बात होती है। आ जाओ, तो गंतोक को मेहनत बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो गंतोक एक पर्वतीय स्थल बेटा, पहाड़ी वाला एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ स्थितियाँ बड़ी कठिन है, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है भैया। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब माल सब्जी लाना तो नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा मैहर। अब सोचो मैहर चोटी तुम हो मैहर पे, आप बताओ तुम्हारी सब्जी चुक गई है, अरे नीचे आओ, कुछ सामान चुक गया है, फिर ऊपर जाओ, नीचे आओ, कल्पना करो थोड़ा सा। अरे बकलोल पहाड़ में कहां सड़क रहेगी, वो एक एग्जाम्पल दिया हूँ पागल, एग्जाम्पल में तुम्हें दिया हूँ भाई। कैसे रोड बनी घर, तुम्हारा रोड थोड़ी जाके घर तुम्हारा बना है, तक का करिए अपनी पहाड़ी में कहीं लाला। आओ चलो आगे आ जाओ, चलो। यहाँ के लोग इसमें से घबराते नहीं हैं और मस्त रहते हैं। ये पहाड़ में रह के भी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बट वो इस मेहनत से घबराते नहीं, मस्त रहते हैं, अपना खुश रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनत के बादशाहों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। क्योंकि इस मस्तक रोना नहीं रोते हैं, ये भगवान इतना ऊंचे जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, हम तो थक जाएंगे। जैसे व्यापार में हो ना, पापा आप ही ले लो, अब अच्छा हम थक गए पापा, एक गिलास पानी तक नहीं देते, आओ आगे। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं फहराना किन अलग अलग अवसरों के लिए सिद्ध करता है? देखो जो श्वेत पताकाएं होती हैं वो शांत ऐसे प्रतीक होती हैं और बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं, जो बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराते हैं, और जो शुभ कार्य के लिए आरंभ में रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, ठीक है ना। और यह कार्य बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग करते हैं। रंगीन पताका कौन फहराता है? जो वैद्य धर्म को मानता है, रंगीन श्वेत पताका, ठीक है ना। हम लोग नहीं फहराते, हम लोग नहीं फहराते कभी भी, ना तो रंगीन ना तो श्वेत फहराते हैं। हम लोग लाल का प्रयोग करते नहीं, लाल पताका फहराते हैं, देखो ना, लाल ही का यूज करते हैं हम लोग। अब मारने पे सफेद करते हैं, मारने पे तो सफेद करते हैं, और कफन के लिए। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? या कुटिया के भीतर घूमता धर्मचक्र क्या? इस बार ये आ सकता है, एक क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि कुटिया के भीतर घूमता धर्मचक्र क्या है, इसे घुमाने संबंध में कौन सी मान्यता प्रचलित है? तो देखिए क्या है, ध्यान सुनना। लॉन्ग स्टॉक में कुटिया के भीतर घूमते चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा, पता चला कि यह धर्म चक्र प्रेयर व्हील है। क्या है बेटा? धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील है। इसे घुमाने से यह मानता है कि इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं, आया करता है। धर्म चक्र को घुमाने पर सारे पाप नहीं धुलते हैं, असत्य हो जाते, धुल जाते हैं, वहां की मानता हूँ सर, ठीक है ना। जितेंद्र की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी यही मानता है। कैसे? वहां गंगा जी मानते, वहां जाके सारे पाप धुल जाते हैं। अब कुछ बुद्धि धुलाते हैं, वहां जाके गए थे पाप धुलने, बुद्धि धुलाते गंगा जी जाके। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कम से कम एक फायदा हो, नहाने लगी कम से कम बेचारी वहां जाके, अब डेली नहा वहां के आती है। चलो, गंगा नदी व्यक्ति को पाप मुक्त कर देती हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। अर्थात क्या तात्पर्य है कि मैदान हो या पहाड़, पूरे भारत की आत्मा एक सी है, बस तरीका अलग अलग है। कहीं कोई प्रेयर व्हील्स को घुमा के पाप धुल रहा है, कहीं कोई गंगा में डुबकी लगा पाप धुल रहा है ना। सब मोक्ष को पाना चाहते हैं, पाप धुलना चाहते हैं, भाई करते क्या हो, मत करो ना, ठीक है ना। लेखक अज्ञे के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा
अनुभूति उनके लिखने में कहाँ अधिक मदद करती है? एक वाक्य में, सतत में, खाली स्थान में पूछ सकता है। सतत मोस्टली आता है, एक वाक्य में पूछ सकता है ना। चलो आगे। तो लेखक का कहना है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति किसी के लेखन में कहीं अधिक सहायक होती है, क्योंकि लेखन कार्य मन के भीतर की वस्तु है। ठीक है, उसे ऊपरी या बाहरी वस्तु नहीं कहा सकता। ठीक है, जो लेखन कार्य होता है वो अंदर से आता है। लिखने की जो कला बेटा आंतरिक होती है। हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया, वो चीज भूल गए, लेकिन अगर मैंने उस चीज की अनुभूति कर ली है ना, तो मैं उसको मेरे मन के अंदर आ गया है। तो जो लिखने की कला है वो सब, जैसे कोई गाना लिखता है, कोई शायरी लिखता है, कोई कहानी, कोई निबंध, वो अंदर से आएगा ना बेटा। जैसे कुछ बच्चे सर क्या लिखते हैं, नहीं बनो सर क्या लिखते, क्योंकि उनके अंदर अभी लिखने की कला नहीं फैली है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ भी आएगा लिखो तो भैया लिख रहा। तो लिखने की कला अंदर से आती है ना। जब चिंतन करोगे, मनन करोगे, अनुभूति प्राप्त करोगे तो लिखने की कला आएगी। और आगे कहते हैं लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति, संवेदना तक कल्पना होना अनिवार्य है। एक देखो क्या होना चाहिए अपने अंदर, अनुभूति और संवेदना, यानी किसी के दर्द को समझ सकना जरूरी है। जरूरी नहीं कि बेटा जब आप पे घटे तभी समझो। देख के अगर किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को आपके अंदर दया मोह नहीं आ रहा है, मतलब आप संवेदनशील नहीं हो। भाई कोई दर्द से करा रहा है तो वो दर्द आपको फील होना चाहिए, तो आप संवेदनशील हो। अन्यथा आप हंस रहे हो, उसका वीडियोस बना रहे हो, तो फिर आप संवेदनशील नहीं हो। जैसे नहीं कुछ कुत्ते को मारते हैं उसको लोग वीडियो बनाते हैं। अब एक वीडियो आता है, एक का मुंह बांध दिया था तार से, कुत्ते को बेचारे मुंह बांध दिए थे। लोग बताओ कैसे लोग रहते, मुंह बांध दिया उसका मुझे मुंह फुलाया था। तो इनके अंदर संवेदनशीलता कहाँ है? इनका कहना है कि एक तो भैया आपको अनुभूति होनी चाहिए अंदर वाली, फिर संवेदनशीलता होनी चाहिए, और कल्पना, सोचने की शक्ति, कल्पना के बाद सोचना, कल्पना करना ऐसा ऐसा हो सकता है। जब तक रचनाकार हृदय किसी भी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता है, अनुभव को पूरा मतलब संवेदनशील नहीं हो जाए, उसको पूरा समझ न ले, तब तक है ना अव्यक्त की पीड़ा नहीं होती है और वह कुछ नहीं लिख पाता। यानी आपका जो दर्द है, दुख है, तकलीफ है इनमें से, तो मुझे समझना पड़ेगा, उसे अपने अंदर फील करना पड़ेगा, तब तो मैं उसमें लिख पाऊंगा ना, कि नहीं। तो ये चीज समझिए, किसी को दर्द को बयां करना है तो उसको अनुभूति करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए आपको संवेदना लानी पड़ेगी, तब जाके आप लिख पाओगे। ऐसा कौन कहते हैं बेटा? अज्ञे कहते हैं। इसलिए कहना है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति जरूरी होती है लिखने के लिए। क्यों बेटा? क्योंकि अनुभव की अपेक्षा अनुभूति किसी लेखन में अधिक सहायक होती है, क्योंकि लेखन का कार्य मन के भीतर होता है, ना कि बाहर होता है। लिखना अंदर से आएगा, क्योंकि ये ऊपरी या बाहरी वस्तु इसे नहीं कह सकते लेखनकार को, आंतरिक वस्तु लेखन। आप क्या लिखोगे, आपके जो अंदर से आएगा वही लिखोगे। जैसे हम कह दें कि माता के बारे में लिखना है, तो सब अपनी अपनी कला दोगे ना। कुछ लोग लिख पाएंगे, कुछ लोग नहीं लिख पाएंगे, तो उतना वो फील नहीं कर पा रहे चीज़ों को। ये लिखना महिला के बारे में, तो फिर सब नहीं लिख सकते ना। कौन लिख पाएगा महिला के बारे में? जो फील करेगा। ऐसे अभी आप सोचते हो ना कि सर आपको साइज कहाँ से पता है, क्योंकि मैं उनको फील कर पाता हूँ, मैं उनको देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, तो मुझे संवेदनशीलता आती है कि उनको इतना कष्ट है। अब बाकी तो है ना, तो कभी बैठ के अपने, मैं इसलिए कहता हूँ ना कि अपने बहन को या अपनी माता जी को एनालिसिस करो। आप बैठो घर पे कभी और कल्पना करिए आप लोग कि जो सोच विचार या जो क्रियाकलाप मैं किसी और से कर रहा हूँ, अदर पर्सन से, यही सेम चीज मेरे माँ से कोई करे, मेरी बहन से कोई करे, तो मुझे कैसा फील होगा? देन बेटा फिर आप कभी भी गलत नहीं सोचोगे किसी के बारे में, क्योंकि जब सोचोगे तो आपकी बहन आ जाएगी। इसलिए रिश्ते बनाए गए हैं। नहीं रिश्ते काहे बना देते थे? हम जानवर ही होते, संवेदनशीलता के लिए, कि समाज अच्छे से रह पाए, है ना। तो पढ़ना जरूरी है,
और समाज को लेकर भी चलना, ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा। अगर आप किसी की बहन को बचाओगे, कल आपकी बहन को ही बचाएगा। ये फिक्स है, फिक्स चीजें हैं, याद रखना इस चीज को, क्योंकि समय घूमता है बेटा। अगर हम किसी की बहन को अपशुद्ध बोलेंगे, गलत निगाह से देखेंगे, तो कल मेरी बहन को ही देखेगा, फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी, फिर आपको बुरा लगेगा, आप कट्टा निकाल लोगे, तमंचा निकाल लोगे, डंडा लेके जाओगे। और जो बेचारी जिसको तुम बोले वो भी तो किसी की बहन है, किसी की लड़की होगी, किसी की माता जी होगी, कुछ भी तो होंगे, रिश्ता है। तो आप ये फील करो, तो फिर आप गलत नहीं करोगे, है ना। कहने पे देखो और करने में थोड़ा अंतर होता है, बट अगर आप कर सकते हो, जैसे ही आपकी बहन आपको याद आएगी ना, और कोई भाई कितना ही बुरा हो अपनी बहन का अच्छा सोचता है, एक बात फिर रखो बेटा आप लोग, समझे ना। तो भाई ये सभ्यता है। तो यही कहते हैं कि जब तक आपके अंदर अनुभूति नहीं आएगी, आंतरिक कल्पना नहीं आएगी, तो आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए वो प्रत्यक्ष से अनुभूति ज्यादा अनुभूति को मानता, याद रखना बेटा। चला आगे। फिर लेखक अग्गे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। देखिए, लेखक हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में सुनकर तथा उन के कुप्रभावों को देखकर भी विस्फोट का भोक्ता भोगने वाला नहीं बन पाया। ध्यान सुनना ध्यान से, क्या कहा भी मैंने, उनकी घटनाओं को सुना और देखा भी, फिर भी अभी वो भोक्ता नहीं बन पाया। एक दिन वह जापान के हिरोशिमा नगर की एक सड़क पर घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। कहां पर बेटा? पत्थर पे पड़ी। उस पत्थर पर एक मानव की छाया छपी हुई थी, आदमी की छाया छपी हुई थी। वास्तव में परमाणु विस्फोट के समय कोई मनुष्य उस पत्थर के पास खड़ा रहा होगा। अब जब तरंगे आई होंगी, उन तरंगों के कारण उस आदमी की भाप की तरह उड़ाकर उसकी छाया बन गई। मतलब तरंग इतने से आई, यहां चिपका दी उसको, और उसकी छाया पत्थर पड़ गई बेटा। उसे देखकर लेखक ने पीड़ा से भरी हुई अनुभूति जागृत हुई। उस विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य साकार हो उठा। देखिए, जब लोगों से सुना है ना, देखा भी, तो उसको फील नहीं हुआ। लेकिन जब दिन घूम रहा था वो, उसने पत्थर पे एक व्यक्ति की छाया देखी। तो उसने सोचा होगा कि जब परमाणु बम फूटा होगा तो तरंगे इतनी स्पीड से आई होंगी, सोचो, और उसको ले जाके चिपकाई। समझो मैं यहाँ पे बैठे पढ़ा रहा हूँ, तुम सब बैठो बेटा, यहाँ बम विस्फोट हो जाए तो जो मेरा शरीर दिमाग में चिपक जाएगा पूरा है। तो वो कितनी पीड़ा हुई होगी वहां, जब लोग बेचारे मरे होंगे। तो उन्होंने उनके अंदर संवेदनशीलता जागी, तब उन्होंने लिख पाए। फिर जब तक किसी ने बताया, आपको कितना बता देगा ऐसे ऐसे घट गया, आपको फील नहीं होगा, आपको अंदर से फील करना पड़ेगा। तो कब उन्हें मिला? जब वो गए, पत्थर को छाया को देखा और उनको पता चला कि घटना परमाणु बम से घटी थी, तब उन्हें क्या हुआ बेटा, ये महसूस हुआ। ठीक है ना। तब वाच्य आता है। वाच्य क्या है? कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार लिंग वचन तथा पुरुष को होना क्या कहलाता है बेटा? आपका वाच्य कहलाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी वाच्य क्या है? तो कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार लिंग वचन तथा पुरुष वाच्य कहलाता है। समझे कैसे? जैसे मैं कहूं तो शिवानी जाता थोड़ी ना बोलूंगा, शिवानी जाती है, अशिवम जाता है, विवेक आता है, और शालिनी, ये देखो लिंग हो गया ना भाई। एक में कौन है? पुरुष है, और एक में महिला है। रोशनी खाता है, खाती है, खाती बोलूंगा ना। आदित्य खाता है, तूने बता दिया ना। कर्म तो क्रिया तो एक ही थी, खाना था, बस लड़की रही तो ती लगा दी, लड़का में ता लगा दिए। यही क्या बेटा? वाच्य है ना। कर्म कर्ता या लिंग के अनुसार, है ना, जो पुरुष वचन बदल जाता है, क्या वाच्य कहलाता है आपका। ठीक है ना। 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बेटा पहले आता है कर्तवाच्य ना, क्रिया का वह रूपांतरण जिसमें कर्ता की प्रधानता प्रकट हो, उसे क्या कहते बेटा? जैसे लड़के किताब पढ़ते हैं, आदित्य ब्रश करता है, जहां काम पहले आ जाए, पहले करता करता पहले करता था ना, करते थे। हाँ चलो आओ। कर्म वाच्य में क्या हो बेटा? कर्म की प्रधानता से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, कर्म आ जाएगा। कैसे? रमेश से पुस्तक पढ़ी जाती है, सोनार से आभूषण बनाया जाता है। बनाता मत करना,
सुनार से आभूषण बनाया जाता है, आदित्य से ब्रश किया जाता है, रोशनी से खाना खाया जाता है। ये कौन सा वाच्य है बेटा? कर्म वाच्य बेटा। करता है रोशनी खाना खाती है, आदित्य ब्रश करता है, कीर्ति गाना गाती है, एक वहाँ है करते बात चाहिए। कीर्ति से गाना गाया जाता है, कर्म वाच्य हो गया। रोशनी से खटिया भात खाया जाता है, कर्म वाच्य। आदित्य से मुखारी की जाती है, कर्म वाच्य। भाव वाच्य क्या है ना? भाव, जैसे सीता से बैठा नहीं जाता, रोशनी से खाना बनाया नहीं जाता, आदित्य से ब्रश किया नहीं जाता, मजबूरी विचार करता है ना? लता से आज गाया नहीं जाता, जैसे मुझसे बोला नहीं जाता, तो भाव वाच्य है। गलत कहता भाई बस कर। संधि समास में बेटा अंतर देखो यार, ध्यान सुनना। 22 में आया, 24 में आया, 25 में भी आ सकता है। संधि में वर्णों का योग होता है, समास में शब्दों का योग होता है। संधि में क्या होता है बेटा? वर्णों का योग होता है, समास में जितना सुबह से पढ़ाया हूं रिवीजन कर लेना एक बार जाके। संधि का विच्छेद होता है, असमास का विग्रह होता है। संधि 3 प्रकार की होती है, ये याद रखा बेटा। समास 6 प्रकार का, सही जोड़ी, खाली स्थान, एक कई बार आ चुका क्वेश्चन, देखे थे ना तुम लोग। समास का रोशनी होता है, समास के प्रकार रोशनी। समास में 6 होते हैं, संधि में 3 होते हैं, संधि में 3, समास में 6 होते हैं। समास का शब्द विग्रह होता है, असंधि का विच्छेद होता है। संधि वर्णों से मिलती है, समास शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक लाला, याद रही। यथाशक्ति कौन समास है ना? देखो, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, क्या होता है बेटा? प्रधान होता है और अव्यव होता है। पहला पद क्या होता है बेटा? प्रधान और अव्यव होता है। अव्यव मतलब है इसका कोई अर्थ नहीं होता खुद में, समझो। अब मन में आ गया ना कि अवयव क्या है, सिंपल समझो। अवयव का मतलब ये है कि उसका खुद में कोई मतलब नहीं एक्चुअल में। अब मैं शक्ति हटा दो, अब लिखो यथा। यथा का मतलब क्या होता है? अच्छा, यथा का मतलब है यथा शक्ति, शक्ति अनुसार। तो यथा अव्यव, अव्यव मतलब से कोई अर्थ ना हो खुद में, लेकिन शब्दों से मिलके अर्थ। जैसे प्रा क्या है? कुछ नहीं है, अव्यव बोल सकते हो, लेकिन प्रहार बन गया तो फिर बन गया ना बेटा। जैसे यथा विधि है ना। बताओ प्रति क्या, बताओ प्रति क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन। देखो प्रति अव्यव हो गया, दिन लगा दिया, प्रतिदिन तो बन गया भैया आपका। अब बताइए गलत, ठीक है, सलत क्या है? गलत सलत है ना। आ जाइए, जैसे भरपेट है ना, भर का भर, तो मतलब भरने मतलब कोई मतलब है ना, भरपेट आ गया। फिर बेधड़क हो गया, प्रत्येक हो गया, है ना। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान और पहला पद क्या होता है? गौण होता है ना, कमजोर होता है पहला पद, दूसरा पद क्या प्रधान होता है। ठीक है ना। काव्य में आ जाओ, काव्य क्वेश्चन बनता ही बनता है। काव्य क्वेश्चन क्या होता है बेटा आपका? बनता ही बनता है। तो पहला तो काव्य की जो परिभाषा है ना, तो पढ़ लेना आप। आचार्य विश्वनाथ है, भरत मुनि, 3-4 रहे, अच्छे से पढ़ लेना, एक नंबर पे आता ही आता है। तो इसमें सुधार लेंगे ना, रसात्मक वाक्यम काव्यम है ना। हाँ, रसात्मक वाक्यम काव्यम। फिर थोड़ा आप चाहो तो पढ़ सकते हो, कौन सा बेटा? काव्य, दस काव्य सर्व काव्य में अंतर, तो चाहो तो उसको दे लेना थोड़ा सा। फिर बेटा देखिए यहाँ पे महाकाव्य खंड काव्य में अंतर तो पढ़ ही लेना, आपको विशेषताएं भी पढ़ लेनी है। ठीक है ना। इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना जाकर रिवीजन कर लेना अच्छे से।